हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका अपनी यूट्यूब चैनल रोहित गोस्वामी लॉ क्लासेस में। और आज हम आपको कराने वाले हैं एलएलबी थर्ड ईयर, सेम है आपका फिफ्थ, एक्ट आपका ड्राफ्टिंग एंड प्लीडिंग एक्ट, कोड है आपका 5005 और क्वेश्चन नंबर है आपका 2। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है। जैसा कि आपको पता है, मैं सिर्फ वही क्वेश्चन कराता हूँ जो आपके लिए महत्वपूर्ण होते हैं। अब से पहले मैं आपका एक क्वेश्चन करा चुका हूँ, क्वेश्चन 1 वाद पत्र। आप उसे प्लेलिस्ट में जाके देखिएगा। जब आप प्लेलिस्ट में जाओगे, वहां पर आपको कुछ क्वेश्चंस ऐसे मिलेंगे जो हम पहले करा चुके हैं। कुछ ऐसे होंगे जो थर्ड सेम के हैं, कुछ ऐसे हैं जो आपके फिफ्थ सेम के ही हैं। ठीक है, तो है क्या, जो ड्राफ्टिंग एंड प्लीडिंग है उसके ही क्वेश्चन है वो। ठीक है, तो आप परेशान ना होना, उन क्वेश्चनों को भी आप देखना। वहां से आपके क्वेश्चन में, सॉरी, आपके एग्जाम में वहां से क्वेश्चन आएंगे। ठीक है, और वो सभी आपके लिए महत्वपूर्ण हैं। ये मत सोचना कि सर ने प्लेलिस्ट में ऐड कर दिए हैं, ये थर्ड के हैं, फिफ्थ के हैं, जो हम अब से पहले याद कर चुके हैं, वो महत्वपूर्ण नहीं है, वो आप ही का सिलेबस है। ठीक है, आगे चलते हैं। आज का जो क्वेश्चन है हमारा, प्रतिवाद पत्र से आप क्या समझते हैं, इसके आवश्यक तत्वों का वर्णन कीजिए। एक प्रतिवादी अपने बचाव में कौन सी वैधानिक आपत्तियां उठा सकता है। या एग्जामिनर इसको इस तरह से पूछ सकता है कि लिखित कथन बनाते समय प्रतिवादी को किन किन नियमों को ध्यान में रखना चाहिए। ये हमारा क्वेश्चन है, और क्वेश्चन है हमारा मेन प्रतिवाद पत्र। ठीक है, अब प्रतिवाद पत्र को थोड़ा देखते हैं। प्रतिवाद पत्र, इससे पहले हमने देखा था वाद पत्र। ठीक है, वाद पत्र होता है जो वादी डालता है। ठीक है, प्रतिवाद पत्र होता है जो प्रतिवादी अपने बचाव में डालता है। ठीक है, वादी, इसे हम अभियुक्त कहते हैं। मतलब वादी प्रतिवादी को एक अपराधी बताता है, ठीक है, गुनहगार बताता है। वादी को शूटर भी कह देते हैं हम। ठीक है, या प्लेंटिफ भी कह देते हैं। ठीक है, और प्रतिवादी को हम डिफेंडेंट। ये होता है वाद पत्र, अब से पहले मैं आपका करा चुका हूं। ठीक है, ये है आपका प्रतिवाद पत्र। जब वादी ने अपनी तरफ से कोई केस प्रतिवादी के ऊपर डाला है, तो प्रतिवादी अपने बचाव में यह कह सकता है कि जो वादी ने केस मेरे ऊपर डाला है वो झूठा है, और जो मैं तथ्य पेश कर रहा हूं वो वादी के तथ्यों को गलत साबित कर देंगे। ठीक है, तो प्रतिवादी अपने बचाव में जो कथन करता है उसी को प्रतिवाद पत्र कहते हैं। इसे अभियुक्त कहते हैं, ये वादी होता है। ठीक है, इसे प्लेंटिव और सूटर भी कहते हैं, इसे डिफेंडेंट भी कहते हैं। इनके और भी अन्य अन्य नाम होते हैं, लेकिन हम अपने बेस को मजबूत करने के लिए सिर्फ इतना ही समझेंगे। आगे चलते हैं। प्रतिवाद पत्र का अर्थ। प्रतिवाद पत्र या लिखित कथन से तात्पर्य उस पत्र से है, जैसा कि अभी मैंने एक्सप्लेन किया है, जो प्रतिवादी की ओर से वाद पत्र के उत्तर में भेजा जाता है। जब वादी प्रतिवादी के ऊपर कोई केस करता है, तो प्रतिवादी वादी के केस के जवाब में एक उत्तर भेजता है। व्यवहारिक रूप में प्रत्येक वाद पत्र के विषय में प्रतिवाद पत्र पेश किया जाता है। इसे जवाब दावा भी कहते हैं। सबसे पहले वादी प्रतिवादी के ऊपर वाद पत्र डालता है, यानी कि उसके ऊपर केस करता है। अब या तो कोर्ट इसे समन दे, या इसे स्वतः पता चल जाए कि मेरे ऊपर केस डला है, तो ये अपने बचाव में भी कोर्ट में केस डाले। तो प्रतिवादी वाद पत्र के बचाव में जो भी कथन करता है उसे प्रतिवाद पत्र कहते हैं। वादी जो दावा करता है उसका एक लिखित जवाब प्रतिवादी को अपने बचाव में न्यायालय में निश्चित समय के भीतर दाखिल करना होता है। यहाँ पे एक बात और कही है, जब वादी प्रतिवादी के ऊपर कोई केस डालता है, यानी कोई सूट करता है, ठीक है, तब
जो हमारा डिफेंडेंट होता है, जो हमारा प्रतिवादी होता है, उसे एक निश्चित समय के लिए, ये नहीं है कि उसका मन कर रहा है कि भाई 2 साल 4 साल 6 साल बाद जवाब दे, नहीं, एक इसकी टाइम जो होता है फिक्स होता है, ठीक है, कि आप इस समय के अंदर अंदर जो भी उनका समय होता है कि 1 मंथ 2 मंथ 3 मंथ के इस समय के अंदर अंदर, या जो समन आता है, समन में जो डेट देते हैं उसके आधार पर वो समय निर्धारित होता है, और उसी के बीच में प्रतिवादी को अपना प्रतिवाद पत्र पेश करना होता है। प्रतिवादी का लिखित कथन ही उसके मुकदमे की उसकी ओर से ढाल होती है। तो प्रतिवादी की क्या होती है, वो ढाल होती है, और उसी से न्यायालय इस निष्कर्ष पर पहुंचते हैं कि पक्षों के बीच विवाद की क्या सीमाएं हैं। वादी ने अपने तथ्य रखे कि विवाद क्यों हुआ, कैसे हुआ, क्या क्या हानि हुई है। उसी के जवाब में प्रतिवादी ने अपने कथन रखे कि ये सब झूठ है, क्या घटना हुई है, क्या नहीं हुआ, कि मेरे पास जो सबूत हैं। अब वाद पत्र और प्रतिवाद पत्र को देखकर ही, ठीक है, जो न्यायालय है किसी निष्कर्ष पर पहुंचता है। आगे चलते हैं। प्रतिवाद पत्र के 2 आवश्यक भाग होते हैं। नंबर 1 भाग है प्रतिवाद पत्र का शीर्षक और नाम। प्रतिवाद पत्र या लिखित कथन लिखने में सबसे ऊपर वाद पत्र के समान ही न्यायालय का नाम और उस वाद संख्या तथा वर्ष लिखे जाते हैं। यदि वाद किसी न्यायालय को अंतरित किया गया है तो उस न्यायालय का नाम लिखा जाएगा जहां वाद पत्र चल रहा है। जब कोई व्यक्ति किसी के ऊपर वाद डालता है, ठीक है, यानी कि केस करता है, सूट करता है, तब वहां पर क्या होगा, सबसे पहले तो हम उस पर न्यायालय का नाम डालेंगे, ठीक है, न्यायालय का नाम होगा। फिर जो उसकी बाध संख्या होती है, जब उसे स्वीकार या अस्वीकार, 2 प्रक्रिया होती है। अगर स्वीकार कर लिया जाता है तो एक बाध संख्या बन जाती है, यानी कि एक नंबर मिलता है, उस नंबर को लिखा जाएगा, प्लस यहाँ पर लिखा जाएगा सन, कि किस सन का ये घटना है। उसके बाद यहाँ पर धाराएं लिखी जाती हैं कि किस धारा में इस केस को एक्सेप्ट किया गया है। उसके बाद यहाँ पर वादी और प्रतिवादी दोनों का नाम होता है। कोई एफआईआर केस होता है तो एफआईआर केस के अंदर वादी का नाम छुपा हुआ होता है, तो वहां पर स्टेट केस प्लस प्रतिवादी, ठीक है, डिफेंडेंट होता है हमारा, ठीक है। आगे चलते हैं। आज थोड़ी आवाज में बदलाव होगा क्योंकि फीवर हो रहा है मुझे पिछले 2 दिन से, तो थोड़ा आवाज को ना कॉपरेट करना है ना। आगे चलते हैं। तत्पश्चात केवल प्रथम वादी का नाम तथा प्रथम प्रतिवादी का नाम लिखा जाता है और उनके नाम के आगे आवश्यकता अनुसार तथा आदि लिख दिया जाता है। प्रतिवादी पत्र में वाद पत्र की तरह समस्त वादीगण और प्रतिवादीगण के नाम और पते लिखे जाते हैं। यहाँ पर एक बात बोली है कि जैसे वादी है, वादी में एक से अधिक हो सकते हैं, एक से अधिक हो सकते हैं। उसी प्रकार से प्रतिवादी में एक से अधिक हो सकते हैं। अब वहां पर जब हम नाम लिखेंगे वादी और प्रतिवादी का, तो सबका नाम तो हम लिखेंगे नहीं, तो वहां पर क्या है, किसी वादी का कोई एक जो मैन होता है उसका नाम लेके, जैसे ए प्लस अन्य, ऐसे नाम लिख देंगे। अन्य के अंदर मतलब इसमें 2 हो, 3 हो, 4 हो, और भी हैं, ठीक है। उसी प्रकार से प्रतिवादी का नाम जैसे स है प्लस अन्य, ठीक है, ऐसे लिख दिया जाएगा। ये कब कहाँ लिखा जाएगा, फाइल के ऊपर। अब अगर फाइल पर ही हम सबके नाम लिखने लग जाएं, सबका पता लिखने लग जाएं, तो क्या है, फाइल का ऊपर वाला जो कवर होता है सिर्फ पहचान के लिए होता है, तो वहां पर क्या है, वो इतने मतलब इतनी इंफॉर्मेशन वहां पर नहीं आ सकती है। तो क्या है, वादी ए प्लस अन्य
प्रतिवादी से प्लस अन्य, अगर एक एक है तो फिर अन्य नहीं लिखा जाएगा। ठीक है, आगे चलते हैं। न्यायालय सिविल जज जूनियर डिवीजन मेरठ, जैसे कि मैंने यहाँ पर बताया है, सबसे पहले न्यायालय का नाम, फिर बाद संख्या, जो भी हो आपकी बाद संख्या यहाँ पर आ जाएगी, उसके बाद आपका सन आ जाएगा यहाँ पर, वादी श्री वेद प्रकाश बनाम श्री हीरालाल तथा अन्य। हीरालाल तथा अन्य में मतलब हीरालाल के साथ साथ और भी इसमें प्रतिवादी हैं जिसको आरोपी बनाया गया है। ठीक है, उसी प्रकार से अगर यहाँ पे वेद प्रकाश में वादी और होते तो उनका भी नाम यहाँ पर वादी के तौर पर लिख दिया जाता। अगर ये स्टेट केस होता हमारा तो यहाँ पर स्टेट बनाम हमारा डिफेंडेंट होता। ठीक है, और अपराध धारा मतलब किस अपराध में इस केस को स्वीकार किया गया है। इस अपराध धारा को आप पहले भी लिख सकते हो, इस अपराध धारा को आप बाद में भी लिख सकते हो। आगे चलते हैं। भाग 2, प्रतिवाद पत्र का शरीर। प्रतिवाद पत्र में वाद पत्र की प्रत्येक धारा का जवाब अलग अलग देना होता है। मतलब जब प्रतिवादी जो डिपेंडेंट होता है हमारा, जब अपना प्रतिवाद पत्र देता है और जो उस पे धाराओं का अपराध लगाया गया है उन सभी का वहां पर उल्लेख अलग अलग करता है। इस प्रकार प्रतिवाद पत्र में भी वही धारा होती हैं जो वाद पत्र में होती हैं। हमेशा जो प्रतिवाद पत्र होता है उसी में होगा जो उस पर पहले धाराएं वादी के द्वारा लगाई गई हैं। ठीक है भाई, ये धारा कौन निश्चित करेगा? प्रतिवादी। प्रतिवादी का जो केस है, ठीक है, जो सूट है, उसी के आधार पर तो प्रतिवादी के ऊपर धाराएं लगेंगी। ठीक है, इसने जिस प्रकार से केस यानी वाद पत्र जो डाला है अपना, उसी के आधार पर प्रतिवादी उनका जवाब देगा। तो निश्चित कौन करेगा धाराएं? वादी। यानी निश्चित करने का मतलब है कि वो किस धारा में अपना केस डालता है। उन सभी केसों धाराओं का जवाब कौन देगा? हमारा डिपेंडेंट, हमारा प्रतिवादी। ठीक है भाई, और सभी धाराओं का एक्सप्लेनेशन वो अच्छे से अलग अलग करेगा। अर्थात बाद की धारा 1 का उत्तर प्रतिवाद पत्र की धारा 2 में तथा धारा 2 का उत्तर प्रतिवाद पत्र की धारा 2 में, और इसी प्रकार इसी क्रम में उत्तर लिखा जाएगा। जैसे कि अब बात करते हैं, जब हम वाद लिखते हैं यानी वाद पत्र लिखते हैं या प्रतिवाद पत्र लिखते हैं, दोनों में ही, तो हम क्या करते हैं? नंबर 1 यह है कि जो घटना है उसे लिख दो। नंबर 2 यह है कि जो घटना है उसे लिखो। घटना पॉइंट बाय पॉइंट लिखी जाती है, एकदम कहानी की तरह नहीं लिखी जाती है। पत्र 2 प्रकार से होते हैं। एक पत्र तो वो होता है कि हम अपने घर के लिए किसी को लिख रहे हैं, तो हमने स्टार्टिंग से उठाया, लगाया पेन और लास्ट तक एक कहानी की तरह लिख दिया, ना कोई लाइन छोड़ी ना कुछ करा, तो हमने एक पत्र वो लिख दिया। उसी प्रकार से एक होता है वाद पत्र। तो वाद पत्र में ये नहीं है कि हम यहाँ से पेज को स्टार्ट करें और डायरेक्ट ऐसे भरते रहें, घर वाले अपने आप समझ लेंगे, नहीं। वाद पत्र में क्या है, उसमें पॉइंट बाय पॉइंट, अगर आपके कहानी में 50 पॉइंट हैं तो आपको 50 ही नंबर लिखने हैं। हर पॉइंट को अलग अलग लिखना है। जैसे कि मैं फला गांव का निवासी हूँ, मेरे पिताजी का नाम ये है, ऐसे करके पहले में आपका एड्रेस आ गया। दूसरा कि प्रतिवादी फला फला गांव का है। तीसरे में मैं जब अपने गांव से दूसरे गांव को जा रहा था, ठीक है, तीसरा पॉइंट। चौथा पॉइंट, तो कुछ व्यक्ति मुझे मिले थे रास्ते में और उन्होंने मेरे पर हमला करा। 4 पॉइंट हो गए। 5वां पॉइंट, हमला करने वाले व्यक्ति मेरे ही गांव फला फला के हैं। ठीक है। 6ठा पॉइंट हो गया कि उन लोगों के पास कुछ हथियार भी थे। 7 पॉइंट है, हथियार में उनके डंडे, लाठी, जो भी आप बताओ। इस प्रकार से ये पॉइंट बाय पॉइंट चलेंगे। अब मैं अनुतोष में क्या मांगता हूं, ये सत्य घटना है, ये सभी पॉइंट बाय पॉइंट चलेंगे। तो जैसे पॉइंट 1 पॉइंट 2 जो है, जैसे ये हो गया वाद पत्र, तो इसे तो मानो क्वेश्चन, इसका आंसर देगा प्रतिवादी। ठीक है, इससे अच्छा उदाहरण और कुछ नहीं हो सकता। प्रतिवाद पत्र होता है वाद पत्र का उत्तर, यानी उसे आंसर मान लो। ठीक है, ये क्वेश्चन भेज रहे हैं, इसका जवाब कौन देगा?
प्रतिवादी बात पत्र यानी कि उत्तर, कि भाई ये जो बता रहे हैं ये सब गलत है, ऐसे ऐसे है, ऐसे नहीं है, ये जो घटना है सही है। आगे चलते हैं। बाद की धारा 1 का उत्तर प्रतिवाद पत्र की धारा 1 में, यानी क्वेश्चन नंबर 1 का उत्तर प्रतिवाद पत्र की आंसर 1 में होगा, ठीक है। धारा 2 यानी क्वेश्चन 2 का उत्तर प्रतिवाद पत्र की धारा 2 यानी कि प्रतिवाद पत्र का उत्तर 2 में, और इसी प्रकार इसी क्रम में उत्तर लिखा जाएगा। मतलब जैसे प्रश्न का उत्तर हम लिखते हैं उसी प्रकार से वाद पत्र हमारे प्रश्न हो गए, प्रतिवाद पत्र हमारे उत्तर हो गए, ठीक है। आगे चलते हैं। परंतु जब वाद पत्र की समस्त धाराओं का उत्तर लिखा जा चुका हो तो प्रतिवादी या प्रतिवादी गण को अपनी ओर से जो कुछ कहना हो वह इसके बाद की धाराओं में विशेष कथन के अंतर्गत लिखेंगे, ठीक है। विशेष कथन की पहली, अब यहां पर एक चीज और बोली है उसे समझा देते हैं। सपोज करो कि वाद पत्र में कोई 10 पॉइंट थे, ठीक है। वाद पत्र में जो हमारा सूट था उसमें 10 पॉइंट थे, ठीक है। अब प्रतिवादी ने क्या करा, प्रतिवाद पत्र में इन 10 के 10 का क्या है, 10 पॉइंटों का क्या है, उत्तर दे दिया, आंसर दे दिया। अब लेकिन प्रतिवादी अपनी तरफ से कुछ और भी कहना चाहता है। भाई ये तो उनका जवाब था जो वाद पत्र में जो दिए हैं, भाई ये तो उनका जवाब था। अब प्रतिवादी अपनी तरफ से भी तो कुछ कहना चाहेगा, उसके लिए अलग से फिर वो जब इन पॉइंटों को पूरे, जब ये पॉइंट पूरे हो जाएंगे, कंप्लीट हो जाएंगे, तब प्रतिवादी जो अपनी तरफ से कहना चाहता है या कुछ पेश करना चाहता है या कुछ बताना चाहता है वो आगे फिर लिखेगा इन पॉइंटों का उत्तर देने के बाद, ठीक है। आगे चलते हैं, इसको समझना हो। परंतु जब वाद पत्र की समस्त धाराओं का उत्तर लिखा जा चुका हो तो प्रतिवादी या प्रतिवादी गण को अपनी ओर से जो कुछ कहना हो वह इसके बाद की धाराओं में विशेष कथन के अंतर्गत लिखेंगे। जैसा कि अभी बताया है मैंने, विशेष कथन की पहली धारा पर प्रतिवाद पत्र में संख्या 1 नहीं लिखी जाएगी, बल्कि अब तक अपनी लिखी गई धाराओं से आगे क्रम संख्या लिखनी शुरू हो जाएंगी। मतलब अब तक जो जैसे वाद पत्र के 10 पॉइंट थे, 10 पॉइंट का उत्तर दे दिया, लेकिन प्रतिवादी को अपनी तरफ से या अपने बचाव में कुछ कहना है या तथ्यों के बारे में वर्णन, हालांकि वैसे जब प्रतिवादी या वाद पत्र में तथ्यों का वर्णन नहीं किया जाता, लेकिन उचित हो या वो करना चाहता है तो वो आगे जैसे 10 कंप्लीट हो गए तो पॉइंट नंबर 11, पॉइंट नंबर 12, इस प्रकार से आगे उसे लिखेगा। आगे चलते हैं। प्रतिवाद पत्र में कौन सी वैधानिक आपत्तियां प्रतिवादी द्वारा उठाई जा सकती हैं। और दूसरी बात, ये तो जवाब हो गए, जवाब यानी उत्तर के बाद प्रतिवादी कौन कौन सी आपत्ति उठा सकता है वाद पत्र के खिलाफ। प्रतिवादी द्वारा अपने लिखित कथन में निम्नलिखित 2 तर्क पेश किए जा सकते हैं। नंबर, विलंबकारी अभिवचन। नंबर 2, वाद खंडित कराने के आधार। सबसे पहले तो ये प्रतिवादी जो है, जो हमारा डिफेंडेंट है, ये कह सकता है कि जो वाद डाला गया है इसके ऊपर जिसमें मुझे आरोपी बनाया जा रहा है, ये बहुत विलंब से यानी काफी दिनों बाद गिरा गया है, इसका कोई उचित औचित्य नहीं है, ठीक है। एक तो ये कह देगा कि लेट है। दूसरा, उसे खारिज कराने के लिए अपील कर सकता है। क्या? खारिज कराने के लिए अपील कर सकता है। विलंबकारी अभिवचन, ऐसे कथन जो यद्यपि वाद के गुण दोष पर विशेष प्रभाव नहीं डालते, हालांकि कोई विलंबकारी जो रीति होती है, जो नीति होती है, जो विधि है, वो ज्यादा प्रभाव नहीं डालती लेकिन केस को कुछ हद तक कमजोर कर देती है, ठीक है। ऐसे कथन जो यद्यपि वाद के गुण दोष पर विशेष प्रभाव नहीं डालते परंतु वाद की प्रगति में बाधा डालते हैं और इसी उद्देश्य से किए जाते हैं, अविलंबकारी अभिवचन कहलाते हैं। हालांकि जो लेट होने का जो कारण है वो विधि पर ज्यादा प्रभाव नहीं डालता है लेकिन कुछ हद तक उसमें बाधा उत्पन्न कर देता है। दूसरा,
वाद खंडित कराने के आधार। प्रतिवाद पत्र में पेश की गई ऐसी आपत्तियां जो वादी के दावे की तह में जाती हैं और सत्य सिद्ध होने पर वाद को असफल कराने में सहायक होती हैं, वाद खंडित कराने के आधार कहलाती हैं। प्रतिवाद पत्र में व्यक्ति ऐसे ऐसे तथ्य, ऐसे ऐसे अभिवचन करेगा, ऐसे ऐसे पॉइंट लिखेगा कि जो वाद की तह में जाए, जो वादी ने उसके ऊपर केस डाला है उसकी तह में जाए और उनको गलत साबित करने का प्रयास करें और उसको खारिज करा दें। ठीक है, ऐसे ऐसे पॉइंट उसके बचाव में लिखे जाएंगे। ऐसे अभिवचनों को निम्नलिखित वर्गों में बांटा जा सकता है। नंबर, खंडन। प्रतिवादी वाद पत्र में जिस कथन को स्वीकार न करता हो या सत्य न मानता हो। भाई देखो, जब कोई व्यक्ति किसी के ऊपर केस डालता है तो जिसके ऊपर केस डला है तो व्यक्ति हमेशा नकारता है। अगर वो नकारता है तो अगर उसके पास पुख्ता सबूत है या तथ्य हैं तो वो उन्हें साबित करने के लिए बोलेगा, और वो नकारता है तो प्रतिवाद पत्र में गोलमोल कथन नहीं करना चाहिए। जैसे कोई अभियुक्त है यानी कोई अपराधी है, उसके ऊपर किसी ने वाद डाला है और उसे झूठे इल्जाम में फंसाया गया है, या उस पर जो इल्जाम लगाया गया है वो सरासर गलत है, या उसने विभिन्न परिस्थितियों में ऐसा अपराध किया है, तो अपने बचाव में वो सटीक बातें बोले, घुमा फिरा के नहीं बोले, वो सीधा सीधा जवाब लिखे अपने प्रतिवाद पत्र में, तो वो बच सकता है। अगर वो वहां पर भी झूठ बोलेगा तो नहीं बचेगा। जैसे एक एग्जाम्पल दिया है, यदि वादी दत्तक गोद होना बताता है और प्रतिवादी को यह मानने नहीं, तो उसे प्रतिवाद पत्र में यह लिखना होगा कि उसे प्रतिवाद पत्र में यह लिखना होगा कि वाद वह गोद की रस्म न होने के कारण अमान्य है। जैसे एक वादी था, उसने केस डाला, वादी ने केस डाला कि मैं गोद लिया जा चुका हूं, और जो प्रतिवादी यानी जिसने मुझे गोद लिया है उसी के ऊपर उसने केस डाल दिया कि ये जो प्रतिवादी हैं जिन्होंने मुझे गोद लिया है, अब ये मुझे अपनी जमीन का हिस्सा नहीं दे रहे हैं, अब ये मुझे स्वीकार नहीं कर रहे हैं। तो इस वाद पत्र में ये बात, वादी ने ये बात लिखी कि मैं गोद लिया गया था लेकिन अब ये अपनी संपत्ति में मुझे हिस्सा नहीं दे रहे हैं, मुझे एक्सेप्ट नहीं कर रहे हैं। तो प्रतिवादी ये बोलेगा अपने बचाव में कि ये जो मैंने गोद लिया हुआ व्यक्ति है जो मुझे बता रहा है, ये सिर्फ मैंने पालन पोषण के लिए अपने पास रखा था, एक प्रेम भावना के आधार पर मैंने इसे अपने पास रखा था, लेकिन ये मैंने लिखित दस्तावेज के आधार पर इसे गोद नहीं लिया था। बस ये एक मेरा मन था और प्यार था, लेकिन ये लिखित दस्तावेजों के आधार पर नहीं लिया है। तो इसलिए ये जो गोद लेना ये जायज बता रहा है वो गलत है। बस ये मैंने प्यार भावना और रिश्तेदारी या समाज या किसी के आधार पर मैंने इसे लिया था, लेकिन इसका संपत्ति में कोई हक नहीं बनता है। तो वो अपने बचाव में प्रतिवादी ऐसे कह सकता है। तो इसलिए यहां पर लिखा है, तो उसे प्रतिवाद पत्र में यह लिखना होगा कि वह गोद की रस्म न होने के कारण अमान्य है, कि गोद की रस्म नहीं हुई है, ये तो मैंने एक प्यार प्रेम प्रीत में से गोद ले लिया, मतलब गोद नहीं वैसे ही रख लिया था अपने पास, लेकिन अब ये दावा करता है मेरी संपत्ति पर, तो ऐसा वहां पर हम लिख सकते हैं। आगे चलते हैं। दूसरा है हमारा विशेष बचाव। प्रतिवादी अपने लिखित कथन में ऐसे आधार चाहे तथ्य के हो या विधि के, तथ्य यानी सबूत के आधार पर या विधि के आधार पर, या तो उसके पास सबूत हो कि जैसे वादी ने उस पर कोई केस डालना है तो उसके अपने बचाव में उसके लिए कोई तथ्य दे के देखो ये मेरे पास सबूत है, ये गलत साबित है, हो रहे हैं मेरे ऊपर अपराध। दूसरा कि विधि इस प्रकार से हमें अपराधी नहीं बनाती है, तो या तो वो तथ्य का सहारा ले या विधि का सहारा ले, विधि के ले सकता है जिससे वाद विफल हो जाए। ये विशिष्ट प्रकार के बचाव होते हैं। प्रतिवादी ये साबित कर दे कि जैसे देवी कृत्य, कपट, जालसाजी, अनुचित प्रभाव, उत्पीड़न, विबंधन, मौन स्वीकृति, नाबालिग आदि तर्क पेश करे या कर सकता है। जो प्रतिवादी है इस प्रकार के कोई भी तथ्य वहां पर पेश कर सकता है।
तीसरा नंबर का पॉइंट है समझौता और समाधान। यदि प्रतिवादी वाद को यह कहकर विफल कर करना चाहता है, या फिर ना कर लेना, कि वादी के पक्ष में संविदा का समाधान कर चुका है या उनके बीच समझौता हो गया है जिसमें वादी ने प्रतिवादी को मुक्त कर दिया है, या वादी के कर्ज या प्रतिवादी ने भुगतान कर दिया है, या इसी प्रकार का अन्य कोई आधार प्रतिवादी लेना चाहता है, ऐसी दशा में प्रतिवादी को वह समस्त बचाव अपने प्रतिवाद पत्र में लिखने चाहिए। यहाँ पर देखो, जब हम कोई केस डालते हैं तो केस किस कारण से डालते हैं? या तो कोई पैसे का के कारण होगा, या भूमि का कारण होगा, या कोई पारिवारिक विवाद होगा, या कोई लड़ाई झगड़ा होगा, है ना। इसी प्रकार के केस आते हैं। अगर सपोज करो वादी और प्रतिवादी, वादी ने जो वाद पत्र गिर दिया है कहां पर? कोर्ट में, ठीक है। लेकिन अब कोर्ट में एक पक्ष तो चला गया, लेकिन जब दूसरे पक्ष को पता चला कि इन्होंने कोर्ट में केस डाल दिया है मेरे ऊपर, तो गांव में पंचायत हुई या कोई भी अन्य तरीका अपनाया, वादी और प्रतिवादी का समझौता हो जाता है, ठीक है। समझौता किसी भी आधार पर हो सकता है, किसी भी प्रकार से हो सकता है, ठीक है। जो वहां पर वादी ने वाद पत्र में पेश की हैं चीजें उसके आधार पर हो या अन्य किसी आधार से समझौता इनमें हो जाता है। तो वाद पत्र के जवाब में प्रतिवादी को, जो हमारा डिफेंडेंट होता है, उसे सिर्फ इतना लिखना है कि वादी और प्रतिवादी हम दोनों का समझौता हो गया है, और किस आधार पर हुआ है कि अगर भूमि वापस करनी है तो भूमि को हमने वापस कर दिया है, पैसे का लेन देन था तो पैसे का लेन देन हमने आपस में कर लिया है, पारिवारिक कोई मसला था तो वो हमारा सॉल्व हो गया है, यह लड़ाई झगड़ा था वो भी सॉल्व हो गया है, ठीक है। इस प्रकार प्रतिवादी अपने प्रतिवाद पत्र में लिखकर वहां पर समझौता लिख देगा, और वो सभी कथन पॉइंट बाय पॉइंट वहां पर करेगा। लेकिन आगे चलते हैं, एक चीज और मैं आपको बता देता हूं, अपवाद। कुछ केस ऐसे होते हैं, अगर वादी ने एक बार वो डाल दिए, वादी या प्रतिवादी आपस में समझौता ही क्यों ना कर ले, न्यायालय जब तक अपना विवेक पूरा नहीं कर लेता है, यानी अपने विवेक के आधार पर ही उसमें फैसला देगा। ये न्यायालय कोई एक हमारी चौपाल नहीं है, कोई एक आपस का हमारा कोई समझौता विभाग नहीं है कि आओ कभी केस डाल दो और जब मन करे कभी भी वहां से केस को वापस ले लो, नहीं। कुछ केस ऐसे होते हैं जहां पर न्यायालय अपने विवेक के आधार पर ही उन्हें फ्री करते हैं, चाहे आपका समझौता हुआ हो या ना हुआ हो। तो जब तक न्यायालय संपूर्ण जानकारी या संपूर्ण तथ्य नहीं देख लेता है तब तक उसमें फैसला नहीं देता है। ये इसका अपवाद है। आगे चलते हैं। फोर्थ नंबर का पॉइंट है, प्रतिवादी या जो हमारा डिफेंडेंट है अपने लिखित कथन में अग्रलिखित कानूनी आपत्तियां पेश कर सकता है, और अगर उसके ऊपर केस चल ही रहा है तो वो इसके अतिरिक्त और भी कुछ चीजें वहां पर पेश कर सकता है। जैसे न्यायालय को इस बात को सुनने का क्षेत्राधिकार नहीं है कि जिसमें आपने इस केस को एक्सेप्ट किया है, पहली बार तो इसे सुनने का अधिकार ही नहीं है, प्रतिवादी ऐसा कह सकता है। दूसरा, वाद पत्र की समय सीमा समाप्त हो चुकी है, कि इसने जो वाद पत्र की समय सीमा है वो समाप्त हो गई है। तीसरा, बाद में कई कारणों को अनुचित रूप से मिलाया गया है, जो वाद है उसमें घुमा फिरा कर बातें पेश की गई हैं, ये कहीं कहीं की बातें इधर उधर से लाई गई हैं। फोर्थ नंबर का पॉइंट है, वाद विधि द्वारा वर्जित है या पेश किए जाने योग्य नहीं है। मतलब जो वाद हमारे ऊपर डालने का प्रयास किया गया है, विधि इस प्रकार की कोई भी किसी व्यक्ति को अधिकार केस डालने का देती नहीं है, कि यानी कि जो केस डाला गया है वो विधि के विरुद्ध है, विधि इस प्रकार के अपराध स्वीकार नहीं करती है, नहीं मानती है। फिफ्थ नंबर का पॉइंट है, वादी द्वारा स्वयं प्रतिज्ञा भंग की गई है। मतलब जो वादी है उसने ही कोई प्रतिज्ञा भंग, यानी कि जैसे कोई इनके बीच कोई संविदा हो। संविदा कैसी हो सकती है? किसी व्यापार को लेकर, किसी भूमि को लेकर। भूमि में आपके घर मकान प्लॉट सब आ जाते हैं, ठीक है, खेत वेत सब आ जाते हैं भूमि को लेकर। व्यापार को किसी अन्य चीज को लेकर, या कोई अन्य संविदा हो, ठीक है। वादी और प्रतिवादी दो व्यक्ति होते हैं।
उससे पहले ये व्यक्ति ए पक्ष और बी पक्ष, कोई दो पक्ष होते हैं, इन्होंने किसी भी प्रकार की कोई संविदा की है और इसमें से एक पक्ष ने ही, मतलब स्वयं जो वादी है उसी ने संविदा को भंग किया है। कि सपोज करो ए और बी व्यक्ति हैं, इन्होंने कहा कि हम एक संविदा के आधार पर एक घर बनाएंगे, यानी कि 4 कमरे बनाएंगे और उन कमरों को हम किराए पर उठाएंगे, ठीक है। और जो किराया आएगा हम 50-50 आपस में बांट लेंगे। अब ए और बी ने क्या है, दो एक समझौता किया है। अब यहाँ पर ए जो है 50-50 के स्थान पर एक भी रुपया बी को नहीं देता है, ठीक है, संविदा को भंग कर देता है और खुद ही जाकर केस लेके आ जाता है। ए ने संविदा को भंग किया, 50-50 रुपए देने का वादा था, 50-50%, लेकिन ए एक तो संविदा भंग करता है, दूसरा खुद ही बाद लेकर आ जाता है। अब बी कहता है कि एक तो इसने सर संविदा भंग की है और दूसरा ये हमारे ऊपर केस लेके आ गया है, तो इस प्रकार से उसके केस को खारिज करा दिया जाएगा और वहां प्रतिवादी निर्दोष साबित होगा और उसे जो उसका अधिकार था उसे दिलवाया जाएगा। ये इसके पॉइंट थे। दूसरी बात, इसमें हजारों हजार पॉइंट बन सकते हैं, हजारों हजार केस बन सकते हैं और हैं, लेकिन हमें अपने समझने के लिए ये काफी था, ठीक है। आपने वीडियो को अंत तक देखा है उसके लिए धन्यवाद। हमारा रोहित गोस्वामी लॉ क्लासेस नाम का एक व्हाट्सअप चैनल है जिसका लिंक डिस्क्रिप्शन में है, उसे जाके फॉलो कीजिएगा। अगर किसी स्टूडेंट को हमारे PDF नोट चाहिए तो दिए हुए व्हाट्सअप नंबर पर मैसेज करके हमसे प्राप्त कर सकता है। अगर व्हाट्सअप लिंक आपको नहीं मिलता है रोहित गोस्वामी लॉ क्लासेस वाला, तो आप व्हाट्सअप नंबर पर SMS करके हमसे लिंक मांग सकते हो। आपने वीडियो को अंत तक देखा, मुझे अच्छे से सुना, उसके लिए धन्यवाद। टेक केयर, बाय बाय, जय हिंद, जय भारत।